हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कल्पना हिंदी अकेडमी। तो जैसा कि विदित है, यूजीसी नेट सिलेबस में 21 कहानियां लगी हुई हैं और उस कहानी को प्रत्येक कहानी को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो कल पढ़े थे चंद्रदेव से मेरी बातें। आज कहानी पढ़ेंगे धुलाई वाली, जो राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित है। और राजेंद्र बाला घोष का को हम रंग महिला के नाम से भी जानते हैं। तो दिलाई वाली कहानी को हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी के रूप में जाना जाता है। यह 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दिलाई वाली कहानी स्थानीयपन, यथार्थ और पात्र के अनुकूल भाषा के रूप में इस कहानी को श्रेष्ठ माना जाता है। यह मनोरंजन प्रधान कहानी है और कहानी की प्रमुख विशेषता है कि यह रचना हास्य सृजन के परंपरा से हटकर मौलिकता और कल्पनाशीलता का अनोखा वर्णन है। धुलाई वाली कला की दृष्टि से भी यह अत्यंत प्रौढ़ कहानी है। तो कहानी की शुरुआत काशी के दशाश्वमेध घाट से होती है और खत्म इलाहाबाद में जाकर होती है। इसके कहानी के मुख्य पात्र हैं। ऐसे कहानी पढ़ेंगे तो एक एक पात्र के बारे में पढ़ लेंगे, लेकिन पहले बता देती हूँ कि मुख्य पात्र में है बंसीधर, जो इलाहाबाद के निवासी हैं। नवल किशोर, जो बंसीधर के ममेरे भाई हैं। जानकी देवी बंसीधर की पत्नी है। सीता बंसीधर की साली है और जानकी देवी की बहन है। लाठीवान ट्रेन में एक यात्री मिलता है और अन्य पात्र में बंसीधर की सास, साला और इक्के वाला आता है। तो चलिए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये कहानी 4 खंड में बटी हुई है। पहले खंड में नवागत मनुष्य यानी बंसीधर उनकी पत्नी अर्थात जानकी देवी का वार्तालाप है। इस खंड में बनारस के दशाश्वमेध घाट का वर्णन है। दूसरे खंड में बंसीधर और जानकी देवी का इक्के में सवार होकर मुगल सराय जाने का वर्णन है। तीसरे खंड में मिर्जापुर स्टेशन का वर्णन है और कहानी के चौथे और आखिरी खंड में इलाहाबाद स्टेशन की घटनाओं और संवादों का वर्णन है, जो इस पूरी कहानी में पढ़ेंगे। तो कहानी को पढ़ते हैं। काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्याग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही से बन जाता है कि कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है या कहानी किस शहर से हुई है। कहानी की शुरुआत तो काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्याग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भूमि धोती और दूसरे में सूखी की गोलियों की कई डिबिया और सुन्नी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वास उपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठली में उसने हाथ की चीजें रखी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है, कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। वो 10 वर्ष की बालिका कौन थी? सीता थी। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में वह नवीना स्त्री आकर उपस्थित थी। उसे देखते हुए पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्यचकित होकर झुंझला कर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो, मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। लड़की जब मैके से जाती है तो उसका वर्णन है कि कैसे लड़की को विदा किया जाता है। तुम क्या जानो, वो जानकी देवी कहती है, तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी बहू को साथ ला रहे हैं, तो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय एक साथ इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला।
इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा को कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। यह बंसीधर कहता है। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? ये वार्तालाप जानकी देवी और बंसीधर में हो रहा है। उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पुड़िया काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल किशोर चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पुड़िया खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ाती सही, वे बोले खाने पहनने के लिए तो आई है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूरियां क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठली से बाहर चले गए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है। यह एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बंसीधर कहाँ के रहने वाले हैं, तो बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में उनका ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं, ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है, दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो काबिल है। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। पिता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी, माँ रोती रोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी का इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की थी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप ने न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे, यह एक कहानी है। सो भी इस समय कहीं गई है। काले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते रहते हैं। बिछौने से बातें करते रहते हैं मतलब बिछौने पे ही पड़े रहते हैं। इस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ के से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ अस्वाभाविक था इक्के पर रख कर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इसके पर जा बैठी, पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूला है? नहीं, एक देसी धोती पहन कर आना था, सो भूल कर बिलायती ही पहना है। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक बिलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा, सही पर रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा भौं टेढ़ी करके बोली, ओह धोती तो धोती, पहनने का काम, क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कूलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कूली करके चले
इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो डेढ़े दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिर कर बोले, अगर मैं डेढ़े दर्जे का ही टिकट ले लूं तो? इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगलसराय पहुंचे। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करके गंभीरता से आ खड़ी। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी में ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। मैं मुगलसराय में ही नवल मिलना था, उसका अभी तक मिला नहीं बंसीधर को। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तेहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत तो आप जला उठे और सोचने लगे, मुझे तो ऐसी चिट्ठी लिखी और आप न आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी। अब यहाँ पे पत्नी का डर है कि अब नवल किशोर तो मिला नहीं, अब सुनेगी तो कहेगी कि उसके चलते तो मेरे मैके से आप ले आए, लेकिन नवल किशोर आपको मिला नहीं। पर अब सोचने का समय नहीं, रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया, पर वह पूछने लगी, नवल का की बहू कहाँ है? वह नहीं आए? कोई अतगाव हो गया? कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो डेढ़े का था, पर डेढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कल 10-12 की स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगर बगैर सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेट राम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा छोड़ा था। मैं चलने की जल्दी में खाना भी नहीं खाया था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताजी पुड़िया और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने लगाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लूं तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती है, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे बालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक लंबा हाथ का लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचा थोड़ा सा मुंह खोल जंगले से बाहर देखने लगी। यही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपने स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनने कर मनई तो नहीं आइलेन, वो देख लो रोगन करथिन। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठा होइए। पहली, दूर बौरी ई जनानी गाड़ी फेरे है। दूसरी, तव तो भलू तो कहो। कहकर दूसरी भद्र महिला ने पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा? मिर्जापुरा चढ़ी हो ना? इसके जवाब में उसने जो कहा वह न सुन सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछिला न, हम कहाँ कहाँ उतरबू हो? आई इलाहाबाद।
मैंने स्थानीय भाषा का यहाँ पे जिक्र हुआ है। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो गई हो। पहली, अरे नहीं जान लू पैयाज जी, जहाँ मनई मौकर नहाए चाला। दूसरी, भला पैयाज जी काहे न जानित, ले कहे के नाही, तोहरे पांच के धर्म के चार दाई नहाए चुकी है। ऐसो हो सोमवारी और गहन, दक्का दक्का लाग रहा तौन तोहरे काशी जी नहाए गए रहे। पहली, आबे जाए के तो सब औते जाता बटले बाटे, पुण्य साहित्य तो विचारो विपन में न पड़ल बाकी। हे हम पंचा है, राजघाट टिकस कटौली, मोंगल के सराय उतरली, हो द पुनः चढ़ली। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली औरो मोरे संगे कहे, जकौने तिसकनिया पर उकर मालिकवा उतरे से कि जुड़ते है गरिया खुली। अब भैया उगरा फार फार नरियाए, ए साहब गरिया खरी कर, ए साहेब गरिया तनी खरी कर, भला गरिया हिनाती काहे के खरी होए। पहलियू मेहुरिया बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहीं खरी होला। मतलब ये सब अपनी भाषा में बात कर रहे हैं कि इनको कौन छोड़ के चला गया है। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी, एक ने अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्त्री पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले वाय न नाही, हे साहेब बासुनी तो कलकत्ते ताई ले मछुलिया ले, अरे इहो तो नाही के दूर से आवत रहले ना, फरागत के बदे उतर लेना। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो न की हो गैया। तीसरी, हम देखे रहली हो, मजेक टोपी दिहले रहलेन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है, जो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की बात धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नहीं भैया, हम पंचे काही के कैसू कुछ कही, अरे एक के एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय। मैंने एक दूसरे का भला नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं देखेंगे तो कैसे दुनिया चलेगा। ये अपनी भाषा में वो लोग बात करें इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई भी हुए नाराज। क्यों, सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फ्रांसीसी छीट की दुलाई और अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकाल कर बंसीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना होने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने की हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया हो तो क्या करूंगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उस अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला, हाँ भैया, जो केहू बिना टिकट के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। अरे ओका ई नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिलेन और अपुआ तउन टिकट लेके चल दिलेन। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीन कर रफ्तू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी हमरो साथ है। एक पिराई की पूछ चुका है कि का बाबू कुछ हमरो साजा।
किसने कहा था, तो एक लाठी वाला ऑप्शन में। इसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वही उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि इनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हालचाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेरे में पड़े हो। पर बंसीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेरा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए और आज कैसी बुरी साइट में घर से निकले। एक के बाद दूसरी आफत में फंसते जा रहे हैं। इतने में अपने सामने उस धुलाई वाली के आते देखा। तुम ही उस स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि धुलाई से मुंह खोलकर नवीन किशोर खिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया, कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो बे गई कहाँ। वे लोग पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ यह तो कहो, तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, यदि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं डेढ़ दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख ले। करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो। यह सुन बंसीधर प्रसन्न हो गया। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार जेल से आ रही थी, तुम तंग हुई, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का, हम तुम दोनों गाड़ी में थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तिला कर देता तो बखेरा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसाती कितनी। इसी पर बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसे ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया न आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। इस प्रकार कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो इस पूरी कहानी में हास्यास्पद कहानी है और लोकल जो बोलचाल होता है उसकी भी भाषा इसमें मिली हुई है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है जिनका कि कौन कहा था। तो जैसे तुम आज कहती हो तो हमें तो अभी ही जाना है, यह बंसीधर कहता है। धोती तो धोती पहनने से काम क्या, यह बुरी है, जानकी देवी कहती है। कहा बाबूजी कुछ हमरो साझा। गाड़ी में एक लाठी वाला है, ट्रेन में मिला था, वो कहता है। फिर बंसीधर धुलाई वाली से कहता है, तुम ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई हो। और फिर जानकी देवी नवल किशोर की बहू से कहती है, अरे तुम क्या जानो, इन दोनों की हंसी ऐसे ही होती है। हंसी में किसी के प्राण ही निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आवे। इस तरह का इम्पोर्टेंट लाइन सब है जिसे कि याद रखना है। इस तरह से कहानी यहीं पे समाप्त होती है। फिर कल मिलते हैं एक दूसरी कहानी के साथ। बाय। जानकारी अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।